बेटा अपने को तो ये सारा अपन ने डिस्कशन लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। अब अपन आज आगे का जो प्रोविजन है वो पढ़ते हैं अपन लोग कि कैसे अपन लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में और पढ़ना है, क्या क्या चीजें। मैंने आपको जहां तक याद आ रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर एक तो अपन लोगों ने डिस्कशन किया था कि उसका टेन्योर कितना रहेगा, पढ़ाया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर एक बार देख लेते हैं। ये कंडीशंस थी, ठीक है, ये पढ़ा था। टेन्योर नहीं पढ़ा था, आई गेस। टेन्योर नहीं पढ़ा था, टेन्योर पढ़ेंगे आज हम लोग कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितना रहेगा और कितने दिनों के लिए वो आएगा कंपनी के अंदर। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ये, बेटा एक बार याद दिलाना, मैंने आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर पढ़ा दिया था क्या? पढ़ा था, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर पढ़ लिया हम लोगों ने, तो आगे चलेंगे हम लोग। एक आता है डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये क्या है? लास्ट वैकेंसी का नोट था, हाँ ठीक है, समझ गया, 3 महीने वाला और वो वाला ना, करेक्ट। तो डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये क्या है बेटा? डिक्लेरेशन क्या है ये देखते हैं हम लोग। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ध्यान दीजिएगा जरा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको एक डिक्लेरेशन देना होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बनते हैं, और मैंने आपको यह समझाया था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही इंडिपेंडेंट बनेगा अगर वो कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। थोड़ा सा मैंने हिंदी में लिख दिया, कोई रिलेशन नहीं रखता। यानी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगा। अब ये एक पूरी हम लोगों को लिस्ट पढ़नी है। एक सेक्शन है लंबी चौड़ी 1949 सबसेक्शन 6, जिसके अंदर मीनिंग दे रखा है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है, अभी इतना ही काम का है, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दे रखा है। मैंने जो आपको बोला ना कोई रिलेशन नहीं रखता, उन्होंने पूरी लिस्ट बना दी कि देखो ये रिलेशन भी नहीं होना चाहिए, ये रिलेशन भी ना हो, ये रिलेशन भी ना हो, ये रिलेशन भी ना हो, ऐसे पूरी एक लंबी चौड़ी उन्होंने लिस्ट बना दी उसके अंदर कि ये सारे रिलेशंस नहीं होने चाहिए। इनमें से अगर कोई भी रिलेशन आपका है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। वो उन्होंने 149(6) के अंदर दिया, बाद में पढ़ेंगे, अभी कोई उसकी नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब हम अभी पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, ये जिम्मा कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर है कि वो ये चेक करता रहे कि ये कोई रिलेशनशिप ना आ गया। कंपनी नहीं चेक करेगी, कंपनी बोल रही है हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जैसे मान लीजिए कंपनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 15 में से 7 नॉन एग्जीक्यूटिव है और 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। फर्ज कीजिए ना 7 नॉन एग्जीक्यूटिव और 8 एग्जीक्यूटिव, उन 7 में से 5 नॉन एग्जीक्यूटिव, 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। 7 नॉन एग्जीक्यूटिव में से 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्योंकि हमने माना है कि कंपनी लिस्टेड कंपनी है। अब लिस्टेड कंपनी है तो 7 + 7 नॉन एग्जीक्यूटिव, 8 इंडिपेंडेंट, कुल मिलाकर 15 हो गए। तो 15 का 1/3 आपको क्या चाहिए? 15 का 1/3 आपको इंडिपेंडेंट, 15 का 1/3 आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, नहीं 5। तो 7 नॉन एग्जीक्यूटिव में से 5 इंडिपेंडेंट है। अभी जो 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये खुद चेक करेंगे कि हम इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो कंपनी ने बोले तू हमें तो बस लिख के दे दे, एक ऐसा पेपर पे, एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे कि तू इंडिपेंडेंट है, यानी तेरा कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी तरह का, ना है ना था, ये लिख के दे दे। कंपनी कभी चेक नहीं करेगी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देना होता है। डिक्लेरेशन किस चीज का? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अब कब देना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला डिक्लेरेशन कब जाएगा? फर्स्ट डिक्लेरेशन एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग held
जस्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट, हेल्ड जस्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होगी, यानी जिस दिन आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त हुए, ठीक है, उसके बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उस बोर्ड मीटिंग में आपको ये अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, राइट। जो पहली बोर्ड मीटिंग हो, जैसे आप मान लीजिए 24 मई को अपॉइंट हुए, तो 24 मई के बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग है उसके अंदर आप डिक्लेरेशन दे दो कि सर हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। कल को अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं पाया गया तो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन ये डिक्लेरेशन 1 ही साल के लिए वैलिड होता है, और 1 साल भी नहीं, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। 1 साल नहीं, 1 साल बोलूंगा तो इसका मतलब है कि 24 मई को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, पहली बोर्ड मीटिंग 7 जून को हुई, तो 7 जून को मैंने डिक्लेरेशन दिया, तो 1 साल का मतलब 6 जून अगले साल तक वैलिड है। नहीं, ये एक फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च तक ही वैलिड होगा। उसके बाद एट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, यानी हर साल के जैसे ही आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो गई उसके बाद खत्म, 31 मार्च तक ये वैलिड होगा। जैसे 24 मई 2021 में अपॉइंटमेंट हुआ तो 6 जून 2021 को जो पहली बोर्ड मीटिंग हुई उसमें आपने डिक्लेरेशन दे दिया, और ये डिक्लेरेशन 31 मार्च तक वैलिड है। अब उसके बाद 22-23 जैसे चालू होगा तो जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी 23-24 में जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी 24-25 ये रहेगा। कब तक? जब तक आप डायरेक्टर रहोगे। कितने साल के लिए रहोगे? 5 साल के लिए रहोगे, आपको याद होगा। तो 5 सालों तक आपको ये देना है, मतलब 5 नहीं 4 साल, क्योंकि पहले साल में तो आपने उसमें अपॉइंटमेंट जब हुआ होगा तब दे दिया होगा। इसके अलावा इन केस ऑफ एनी चेंज, यदि किसी तरह का कोई भी चेंज होता है, जैसे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहे या कोई रिलेशनशिप आ गया या कुछ भी हो गया, तो उस केस में भी आपको फिर ये डिक्लेरेशन एक देना पड़ेगा, ये डिक्लेरेशन आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, उसके बिना आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के आप नहीं अपॉइंट हो सकते, राइट, ये ध्यान रखना। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ एक अच्छी चीज और है, अच्छी नहीं एक्चुअली बुरी है, अभी जो पढ़ रहा हूं वो तो बुरी है, इसकी वजह से एक अच्छी चीज होगी, रेम्यूनरेशन। सामान्य तौर पर क्या होता है, अगर आप कंपनीज एक्ट में जाएंगे तो एक सेक्शन है 197, बहुत आगे जाके हम पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेक्शन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है लॉन्गेस्ट भी है। उसमें ये दे रखा है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको कितना रेम्यूनरेशन मिलता है मालूम है? कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट का 11%, यानी जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 11%, 11% इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी। ये कंपनी का प्रॉफिट अगर मान लीजिए 1000 करोड़ है तो दे आर इंटाइटल्ड फॉर 110 करोड़ रुपीज प्रॉफिट, ठीक है, एक चीज। तो ये जो 11% हम लोग दे रहे हैं, ये 11% में सारे डायरेक्टर्स को मिलाकर मिलता है, राइट। अब वो आपस में डिसाइड करते हैं कि एमडी को कितना मिलेगा एंड ऑल, वो ठीक है डिसाइड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि उसमें सबसे कम रेम्यूनरेशन मालूम है किसको मिलता है? नॉन एग्जीक्यूटिव्स को, क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग में आते हैं। एग्जीक्यूटिव्स तो पूरे साल भर रहते, तो लाजमी सी बात है 11% में से मैक्सिमम हिस्सा एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव के पास में 3%। वो भी केसेस है, एक केस है 1%, एक केस है 3%। 3% से ऊपर तो मिलेगा ही नहीं, 3% में सारे नॉन एग्जीक्यूटिव को मिलना है। उसमें भी अब चूंकि इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव में आता है, ठीक है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव में भी इंडिपेंडेंट को सबसे कम मिलता है, राइट। कितना कितना मिलेगा मैं आपको बताता हूं। पहला, फीस एज प्रिस्क्राइब्ड, ये फीस है देखो अंडर सेक्शन 197, ठीक है, वो मिलेगा, और वो बहुत ही कम अमाउंट मिलता है। फीस के नाम पर हम आपको जो देने वाले बहुत, मालूम है फीस क्या है? ये फीस, ये रेम्यूनरेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज सिटिंग फीस। नो व्हाट इज सिटिंग फीस? बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आने के लिए जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं सिटिंग फीस। 1 लाख रुपया, मैक्सिमम 1 लाख रुपीस पर बोर्ड मीटिंग। तो पूरे साल भर में अगर मान लो 6 बोर्ड मीटिंग हुई
you will get only 6 lakh rupees. That's it. That too is maximum. Company can give you less amount than, but ठीक है, कंपनी पूरे 1 लाख रुपए देती है। रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिल रहा है, आप देखो अभी भी। हाँ, इसके अलावा आपके जो भी खर्चे हुए, जैसे लाइक आप अपने आप सिटी, किसी और सिटी में रहते हो, क्योंकि आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, तो आप बोर्ड मीटिंग में ही आते हो। तो मान लीजिए कंपनी बॉम्बे में है, लेकिन आप जयपुर में रहते हो, तो यू डोंट नीड टू लाइक स्टे इन द बॉम्बे इटसेल्फ, यू डोंट नीड टू स्टे एट द बॉम्बे। आप आराम से जब भी बोर्ड मीटिंग होगी तब जाओगे, तो रीइंबर्समेंट हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस का, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, यानी आने जाने का खर्चा और स्टे वगैरह अगर आपने करा तो वो कुछ नहीं मिल रहा है। रेम्यूनरेशन के नाम पर आप हमें क्या दे रहे हो, एक तो सिटिंग फीस दे रहे हो और एक ये कई बार प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिल जाता है कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। ये जरूरी नहीं है मिले ही मिले, क्योंकि पहले जो 2 है वो तो मिलेंगे। ये तो डिपेंड करता है ना आपके टर्म्स पे, कंपनी के आपने टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट आपके क्या थे। तो प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन की अगर कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ तो उसका 0.10 हम आपको देंगे एंड ऑल, अगर है तो। यानी सबसे लोएस्ट कैटेगरी में जो रेम्यूनरेशन आता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आता है। आप सोचो कितनी अच्छी चीज है, सबसे लोएस्ट। अब आप बोलेंगे सर अच्छा क्या है, तो बुरा है। अरे भाई बुरा नहीं है, क्यों? जब आप नीचे रेस्पॉन्सिबिलिटी पर जाओगे ना, तब आपको लगेगा ये कितना अच्छा है। क्योंकि अगर मुझे रेम्यूनरेशन कम मिल रहा है तो लाजमी सी बात है मैं जिम्मेदारी भी कम लूंगा ना। अगर आज मैं और डायरेक्टर्स की तरह इतना सारा रेम्यूनरेशन ले रहा होता तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा लेता, तो दे यूज्ड टू गेट लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना? कैसे? लायबल ओनली फॉर दोज एक्ट, liable only for those acts which are done through board process। बोर्ड प्रोसेस, अब इसका मतलब समझना आप क्या होता है। ठीक है, थ्रू बोर्ड प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस टेकन, अभी समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि दोनों एक साथ समझाऊंगा। विद हिज कंसेंट, ठीक है, एंड वेयर ही इज नॉट एक्टेड, एक वर्ड होता है बेटा डिलीजेंटली, इसमें भी मैं इस वाले को अलग कर रहा हूं। पहले इन दोनों को समझाऊंगा क्योंकि ऊपर वाले दोनों जो ना ये एक साथ चलते हैं और ये अलग है। क्या बोल रहा है? सामान्य तौर पर किसी कंपनी में क्या होता है, पहले हम नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं, नॉर्मल डायरेक्टर की, फिर आपको ये समझाऊंगा। नॉर्मल केस में क्या होता है कि बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में हम लोग डिसीजंस लेते हैं, सारे डायरेक्टर्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव भी, नॉन एग्जीक्यूटिव की, सबकी परमिशन लेके, कंसेंट लेके, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। अब उसमें सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कल को डिसीजन गलत हो गया तो, राइट? और इवन वो डायरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा जो बोर्ड मीटिंग में नहीं आया था। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स, अब बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, उस बोर्ड मीटिंग में 2 डायरेक्टर्स नहीं आ पाए, बिकॉज ऑफ एनी रीजन 2 डायरेक्टर नहीं आ पाए, तो 13 ही आए। तो कल को कंपनी की बोर्ड मीटिंग में 13 लोगों ने मिलकर जो डिसीजन लिया वो सबके ऊपर बाइंडिंग है, उन 2 लोगों को भी मानना है। गलत हुआ तो भी सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, सही हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट सब। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ऐसा नहीं होता। इन केस ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग, सो द डिसीजन वॉज नॉट टेकन विद हिज कंसेंट। भले ही वो किसी भी रीजन से नहीं आया, लेकिन उसका कंसेंट नहीं था ना, तो कल को अगर डिसीजन गलत हो गया, उस बोर्ड मीटिंग का डिसीजन जिसमें वो प्रेजेंट नहीं था, रीजन कुछ भी रहा हो, वो डिसीजन के लिए वो 14 लोग जेल में जाएंगे या जो भी होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, राइट? ये एक फायदा। जबकि अगर ये नॉर्मल डायरेक्टर होता, ही वुड हैव आल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द सेम मैनर एज द अदर डायरेक्टर्स, राइट? एक चीज। सेकेंड, देयर आर द सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट डन इन द बोर्ड मीटिंग। क्योंकि अभी समझो ना, कंपनी के अंदर पूरे साल भर में 50 काम होते हैं। ऐसा बात बात में तो हम लोग बोर्ड मीटिंग नहीं बुला सकते ना, कि हर 2 मिनट के अंदर बोर्ड मीटिंग बुला लिया, फिर बोर्ड मीटिंग बुला लिया, फिर बोर्ड मीटिंग बुला लिया। नो, यू कांट डू दैट। आप ऐसे हर एक छोटी छोटी चीज के लिए तो बोर्ड मीटिंग नहीं बुला सकते, ये तो कॉमन सेंस से आपको समझ में आना चाहिए। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो
ऐसे ही कर ली जाते हैं, मतलब जिसके लिए बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई जाती, क्योंकि कंपनी में भी क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं दे ऑल, जैसा मैंने आपको बोला, दे ऑल अटेंड ऑफिस रेगुलरली लाइक एन एम्प्लॉय, सो दे ऑल हैव बीन अलोकेटेड अ पर्टिकुलर फंक्शन, लाइक कोई डायरेक्टर फाइनेंस है, कोई डायरेक्टर परचेज है, कोई डायरेक्टर प्रोडक्शन है, कोई डायरेक्टर मार्केटिंग है, ऐसे डिवाइड करना पड़ता है सब में, राइट। अब सारे डिसीजन तो बोर्ड मीटिंग में नहीं लेते, देयर आर द सर्टेन डिसीजंस व्हिच आर टेकन लाइक इन देयर ओन कैपेसिटी। तो उस केस में भी लाइक डायरेक्टर फाइनेंस ने कोई डिसीजन ले लिया, कल को वो गलत हो गया तो डायरेक्टर फाइनेंस ही जिम्मेदार नहीं है, पूरा बोर्ड जिम्मेदार होता है। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, आपस में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करते रहो, लेकिन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पूरा बोर्ड जिम्मेदार माना जाएगा, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो अकेला जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे केस में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई रोल नहीं है, भले ही सारे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो डिसीजन आपने बोर्ड मीटिंग में नहीं लिया, वो बोर्ड प्रोसेस में नहीं लिया। तो अगर कोई डिसीजन बोर्ड मीटिंग में नहीं लिया गया है, बोर्ड का जो डिसीजन लेने का प्रोसेस है उसके थ्रू नहीं लिया गया है, तो उसके लिए भले ही सारे डायरेक्टर जिम्मेदार हो, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सेकंड, अगर कोई डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लिया गया है लेकिन उस बोर्ड मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं था, या उसने हां नहीं कहा था, या उसका कंसेंट नहीं था, तो भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। और तीसरा हमने जो बोला, कहां पर आप कोई किसी काम में आप ही की गलती है तो आप जिम्मेदार हो, आपकी गलती है, आप खुद डिलीजेंटली आपकी गलती है तो जिम्मेदार हो, अदरवाइज आप जिम्मेदार नहीं हो। यानी बाकियों के साथ आपका जो है नाम आएगा, ऐसा नहीं। आपकी खुद की गलती थी किसी चीज में तो आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, दूसरों की गलतियों के लिए आप जिम्मेदार नहीं होगे। जबकि बाकी डायरेक्टर्स, सी ना, बोर्ड इज टेकन एज द कंसोलिडेटेड फॉर्म, ऑल डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। इंडिपेंडेंट को हमने छूट दी कि भाई तुझे पैसा कम मिल रहा है तो फिर पैसा कम मिल रहा है तो तुमको फायदा भी मिलेगा, और फायदा तुझे क्या मिला? तुझे फायदा यही मिला कि तुझे औरों की तरह जिम्मेदार नहीं होना। तो इसलिए मैंने कहा था कि रेम्यूनरेशन भले ही आपको कम मिलता हो, लेकिन हाँ, स्टिल यू गेट सम बेनिफिट, राइट। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एक आप जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये बीच में से एक आध दो बच्चे चले गए, इनका क्या नेट ही नहीं चल रहा है या वैसे ही चले गए? मतलब ये कॉर्पोरेट लॉ की क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, वैसे चले गए, या फिर कोई नेट का इशू आ गया? ले लिया क्या बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए अब उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये तो हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किसी कंपनी में कितने होंगे, ये हमारा पूरा सेक्शन 149 कंप्लीट, विच इज समरी में बता देता हूं एक बार। ये सेक्शन 149 बताता है किसी भी कंपनी में हाउ मेनी डायरेक्टर्स टू हैव, हाउ मेनी डायरेक्टर्स कंपनी विल हैव। एक तो ये बताता है, एक ही बताता है टाइप्स ऑफ द डायरेक्टर्स, किसी कंपनी में कितने तरह के डायरेक्टर्स होंगे, ये भी आपको सेक्शन 149 बताता है कि एक तो कितने डायरेक्टर्स होंगे और कितने तरह के होंगे। ये बेसिकली हम लोगों ने दो डिस्कशंस करे सेक्शन 149, ये इसकी समरी है, ठीक है ना। अब अपन चल रहे हैं, एक छोटा सा सेक्शन है बेटा, सेक्शन 150। कुछ भी काम का नहीं है एग्जाम के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट अवे छोड़ देना सेक्शन 140 को, कोई काम का नहीं है, यूजलेस, एकदम बेकार। क्या है बस मैं बता देता हूं आपको कि डायरेक्टर्स, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, डायरेक्टर्स विल बी सेलेक्टेड by companies from data bank maintained by गवर्नमेंट। चूंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए बहुत लफड़ा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस है ना, इसलिए बहुत लफड़ा रहता है उसके अंदर। ये डायरेक्टर होना चाहिए, उसमें ये वो ऐसा ना हो। तो सरकार ने एक बड़ा अच्छा सा काम करा,
द गवर्नमेंट इज एज ऑथराइज्ड वेरियस एजेंसीज कि आप लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो। मतलब उन्होंने डेटा बैंक मेंटेन करने का काम दिया बहुत सारी एजेंसीज को कि आप लोग अपने यहाँ पर पूरा डेटा बैंक बनाओ कि कौन कौन से लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, उनका नाम, एड्रेस, एक डिन होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो आपको डिन लेना पड़ता है। तो योर नेम, योर एड्रेस, योर डिन, योर डिटेल्स, जिन जिन कंपनीज में या एलएलपी में आप डायरेक्टर है वो सारा उस डेटा बैंक के पास में होगा। जब भी किसी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत है तो वो डेटा बैंक में को बोलो कि हमें बताओ कौन कौन से लोग इंडिपेंडेंट बनने के लिए एलिजिबल है, तो डेटा बैंक आपको अवेलेबल करवा देगा कि ये लोग 5 लोग हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, या 10 लोग, 15 लोग, उनको आप सेलेक्ट कर लो और वो बदले में आपसे थोड़ा चार्जेस लेते हैं ये पूरा डेटा बैंक मेंटेन करने का। तो वहां से आप चूज कर सकते हो। एग्जाम के लिए कोई काम का सेक्शन नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान मत देना। सेक्शन 151 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है ना। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। जैसे हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं तो बच्चे बोलते हैं, बोले सर आप अब नया टाइप का डायरेक्टर पढ़ा रहे हो, अभी तो आपने बोला था कि डायरेक्टर 2 ही होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से एक तो एग्जीक्यूटिव रहेगा, एक नॉन एग्जीक्यूटिव रहेगा, और इनमें से 3 डायरेक्टर्स बनेंगे, एक विमेन डायरेक्टर और एक रेजिडेंट डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, और दूसरा अदर्स मतलब बाकी बचे हुए। तो ये सब तो एक ही आते हैं, ये तो एक ही आता है, ये भी एक ही है, ये भी हमने पढ़ा था 2 या फिर 1/3, बाकी बच्चे तो आ ही रहे। ये कंफर्म है नॉन एग्जीक्यूटिव में से ही आएगा, तो ये कहीं से भी आ सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव में से भी आ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव में से भी आ सकते हैं, बाकी बचे हुए भी नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं और एग्जीक्यूटिव भी। ये हमने अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने ना, कि अपने को ये कैटेगरी चाहिए। बोले अभी ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नया कहां से आ गया, ये कौन सी नई फफूंद है? तो बेटा पहली बात तो ये कि ये कोई अलग कैटेगरी नहीं है, ये कोई डायरेक्टर अलग से अपॉइंट नहीं करना है, ये इंडिपेंडेंट में से ही आएगा। समझो आप, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव में से आ रहे, और अब हम जिस डायरेक्टर की बात करने जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट में से ही आ रहा है। अब ये क्या नया बवाल आ गया? देखो पहले समझो कि ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, कंपनीज एक्ट 2013 में डाला गया। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्यों बोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। क्या होता है किसी भी कंपनी में, बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह काम में आएगा, इसीलिए मैं यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बहुत फेमस केस लॉ है फॉस वर्सेस हार्बॉटल। ये हम लोग केस लॉ पढ़ेंगे जब हम लोग ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। फॉस FOSS, फॉस वर्सेस हार्बॉटल, HARBOTTLE। वो केस लॉ में एक बड़ी अच्छी बात कही गई, मेजॉरिटी ऑलवेज प्रीवेल। ठीक है, मतलब ये कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स को लाना या डायरेक्टर्स को हटाना, या किसे डायरेक्टर बनाना है या किस डायरेक्टर को हटाना है, ये डिसीजन कंपनी के शेयर होल्डर्स लेते हैं, राइट। दिस डिसीजन इज टेकन बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और कोई नहीं लेगा, शेयर होल्डर्स लेंगे, ठीक है। अब कोई भी डिसीजन जब शेयर होल्डर को लेना होता है तो दे यूज टू टेक बाय मेजॉरिटी, यानी हम लोग वोटिंग करवा लेते हैं, जिसके फेवर में मेजॉरिटी का वोट होगा वही डायरेक्टर अपॉइंट होगा। बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। अच्छा, यहां पे वोटिंग कैसे होती है? हर पर्सन के पास एक ही वोट होता है, लेकिन उसके वोट का वैल्यू उसके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास रिलायंस का 2% कैपिटल है तो वोट तो मैं एक ही डालूंगा, वोट तो मेरा एक ही डालेगा। ऐसा नहीं कि मैं 2% है तो मैं 2 वोट डालूंगा, वोट तो मैं एक, या मेरे पास 1 लाख शेयर्स है तो मैं 1 लाख वोट डालूंगा, नहीं। परसेंटेज में देखा जाता है, हर शेयर होल्डर को एक ही वोट करने का राइट है, लेकिन उसके एक वोट की कीमत कितनी होती है? जितना उसका कैपिटल। जैसे मेरे पास अगर आज रिलायंस का 2% का कैपिटल है तो वोट तो मैं एक ही डालूंगा, बट मेरा एक वोट 2% के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे काउंट करना परसेंटेज में। किसी के पास में मान लीजिए महिमा के पास में 4% कैपिटल है, तो शी विल कास्ट 1 वोट, बट इसके एक वोट का कीमत कितना माना जाएगा? इसके एक वोट का कीमत माना जाएगा 4%। तो हम दोनों का वोट मिलाकर कितना हो गया? 6%। सौरभ के अकेले के पास 15% कैपिटल है, वोट एक ही डालेगा
पर 15%। तो अभी देखो ना, हम 3 लोगों के पास 21% कैपिटल आ गया, 3 लोगों के पास 21% कैपिटल। तो परसेंटेज में देखने का, तो कंपनी से बोलता है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा शेयर होल्डर्स का, वो शेयर होल्डर लेंगे मिलकर, और उनके वोट के हिसाब से मेजॉरिटी, यानी 51%, नॉट इन नंबर्स, माइंड ना, नॉट इन नंबर्स। अगर एक ही पर्सन के पास 51% कैपिटल है तो उसका अकेले का वोट ही ये डिसाइड करेगा कि इस कंपनी में क्या होगा। भले ही जो 49% कैपिटल है वो 1 लाख लोगों के पास, उससे कोई मतलब नहीं है। भले ही 1 लाख जो लोग हैं उनके पास 49% कैपिटल है, किसी के पास 4 शेयर है, किसी के पास 50 शेयर है, किसी के पास 100 शेयर है, लेकिन वो एक के पास में 51, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के अंदर टाटा सन्स के पास में टाटा कैपिटल का 76% कैपिटल है, बाकी 24% तो आप मेरे जैसे, आप जैसे लोगों के पास में। तो वहां पे जो भी डिसीजन होता है वो टाटा सन्स ने कह दिया, बोले ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे पास उसका 76% कैपिटल है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 76% कैपिटल है हमारे पास। तो आपको ये समझना है कि जो डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा, शेयर होल्डर मीटिंग में, वो मेजॉरिटी से लिया जाता है। अब समस्या क्या है, अब कंपनी में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी शेयर होल्डर्स ही करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना आगे से, बोलने में क्या आता है, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। अब मान लीजिए किसी कंपनी में ए एक शेयर होल्डर है, बी एक शेयर होल्डर है, सी एक शेयर होल्डर है, डी और अदर्स। अदर्स में कितने, मान लीजिए 15,000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं। ए के पास किसी कंपनी का 15% कैपिटल, बी के पास 10%, सी के पास 32%, डी के पास 8%, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 65%। और बाकी लोगों के पास कितना है, 35%। 15,000 लोगों के पास मिलाकर 35% है। ए बी सी डी 4 लोगों के पास, 15,000 के पास 35%, 4 लोगों के पास 65%। ठीक है। अब बोलने में क्या आता है, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय 15,000, 4 लोग, 15,000 ये 4 लोग। तो बोलने में क्या आ रहा है, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, तो 15,000 4 लोग शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, ऐसा बोलने में आ रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है, जैसे ही कंपनी की एजीएम होगी, वो एजीएम जिसमें हमें डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, उसमें ये 4 लोग जो बोल देंगे ना, वो फाइनल हो जाएगा। ये 4 लोग जो कह देंगे वो फाइनल हो जाएगा, बल्कि 4 के तीनों ही कह देंगे तो ही हो जाएगा, 32 और 15 65, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है ना, ये 4 लोग जो कह देंगे वो फाइनल है। बोल क्या रहे हो आप, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, बट एक्चुअल में डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय 4 पीपल ओनली। तो काहे का डेमोक्रेसी, काहे का आप बार बार कहते हो हमारे डायरेक्टर्स शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे डायरेक्टर्स शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। काहे की डेमोक्रेसी, आपके 4 लोग अपॉइंट कर रहे हैं। अब हम कोर्ट में चले गए, ये अदर लोग ये कोर्ट में चले गए, बोले साहब ये तो गलत बात है, हम 15,000 होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये जो 12 डायरेक्टर बैठे, 13 डायरेक्टर बैठे, ये 13 के 13 इन चारों की पसंद के आ गए, हमारी पसंद का तो कोई है ही नहीं। आप कहते हो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, लेकिन ये 4 अपॉइंट कर रहे हैं, तो कोर्ट ने भगा दिया, बोले हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फॉस वर्सेस हार्बॉटल केस लॉ में बहुत साल पहले कोर्ट ने कहा था मेजॉरिटी। अब इन चारों के पास मेजॉरिटी है तो है, अभी हम क्या करें, कोर्ट ने भगा दिया सबको, बोले हम कुछ नहीं कर। तुम 15,000 क्या, तुम 15 लाख भी होते तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कैपिटल कितना है, 35% ही। अब क्या करें, कंपनीज एक्ट 1956 ने तो सरेंडर कर दिया था, बोले जो कोर्ट कह रहा है, बोले अब 1956 के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी चल रहा है, अभी भी वही रूल है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि बोले यार ये तो देखो, हम मानते हैं कि ये होना चाहिए, मानते हैं कि जो जिनके पास मेजॉरिटी कैपिटल उनको अधिकार मिलना ही चाहिए, उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया है तो उनका रिस्क भी ज्यादा है, लेकिन इनको कुछ तो राइट दो, कुछ तो राइट दो। तो बोले क्या राइट दे, पहले तो हमने इनको क्या बोला, ये 15% लोग क्या है, इसमें हमने निकाला हु आर, ये वैसे तो सारे स्मॉल शेयर होल्डर है, हु आर स्मॉल शेयर होल्डर्स हैविंग। कोर्ट ने कहा कि बोले यार देखो वो तो हम नहीं बदल सकते, वो ये लेकर आएंगे डायरेक्टर, हम एक छोटा सा राइट तुमको दे सकते हैं, हैविंग शेयर कैपिटल
ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब जो उसका डिनोमिनेशन वाला होता है, इज लेस देन और इक्वल्स टू 20,000, उसको हमने बोला स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है, उन्होंने बोला, सरकार ने बोला इस नए एक्ट के अंदर कि देखो वो नियम तो हम नहीं बदल सकते, जिसके पास जो एजीएम में डिसीजन होगा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट शेयर होल्डर के पास में, वो शेयर होल्डर के पास रहेगा। शेयर होल्डर विल टेक डिसीजन इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में ही होगा। जनरल मीटिंग में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर कहेंगे वही होगा, वही होगा। अब चाहे मेजॉरिटी कैपिटल एक आदमी के पास हो, चाहे 2 के पास में हो, चाहे 10 के पास, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस कंपनी में अगर मान लीजिए 13 डायरेक्टर्स है, तो 13 को लाने का अधिकार किसके पास में? इन 4 लोगों के। बोले ये तो रहेगा, इसको मैं नहीं छेड़ सकता, हम नहीं बदल सकते, लेकिन चूंकि आप भी कंपनी में शेयर होल्डर हो तो आपके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसलिए हम एक छोटा सा आपको राइट देते हैं। बोले क्या राइट देते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर्स, पहले हमने कहा कि इस 15,000 में से छांटो स्मॉल शेयर होल्डर कौन है। स्मॉल शेयर होल्डर हमने किसको बोला? जिसके पास में जो कैपिटल है उसका नॉमिनल वैल्यू 20,000 या उससे कम है। तो इनमें से हमने स्मॉल शेयर होल्डर को अलग करा। स्मॉल शेयर होल्डर को हमने बोला यू कैन अपॉइंट योर वन डायरेक्टर, बोले हम बस इतना ही कर सकते हैं कि चूंकि तुम भी शेयर होल्डर हो और तुम स्मॉल शेयर होल्डर हो मतलब छोटे शेयर होल्डर हो, तुम्हारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं, 20,000 बहुत छोटा सा फिगर होता है ना। तो हमने कहा कि तुम स्मॉल शेयर होल्डर हो, तो हम देखो इनके बराबर तो नहीं ला सकते तुम लोगों को, लेकिन हाँ तुमको एक डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट देते, तुम अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। वो भी इसीलिए बिठा रहे हैं कि कल को अगर ये चारों लोग बोर्ड मीटिंग में बैठकर, क्योंकि ये चारों लोग ही डायरेक्टर्स लेकर आएंगे, तो वो जो डायरेक्टर बैठे वो या तो ये चारों ही होंगे या तो ये अपने पसंद के लोग लेकर आएंगे, तो वो जो डायरेक्टर्स बैठे उनको तो ये चारों लेकर आए। तो कल को बोर्ड मीटिंग में वो जो डायरेक्टर्स हैं वो अब देखो ना, ए मेरे को लेकर आ गया, बी पवन सर को लेकर आ गया, सी रविंद्र सर को लेकर आ गया, डी पुनीत सर को लेकर आ गया, हम आकर बैठ गए, मैं भी एक और 2 और लेकर आ गए। ऐसे करके जो डायरेक्टर बने 12-13 वो सारे चारों ABCD के पसंद के। तो हम तो बोर्ड मीटिंग में बैठकर वही करेंगे ना जो ये चारों हमको बोलेंगे, क्योंकि यही हमको लेकर आए, तो इनकी बात तो हमें सुननी पड़ेगी ना। तो हो सकता है कि कहीं कल को हम इनके ये जो अदर डायरेक्टर्स है, अदर शेयर होल्डर्स, इनके अगेंस्ट में तो कोई डिसीजन नहीं ले रही, ऐसा हो सकता है। इसीलिए सरकार ने कहा कि तुम्हारा एक डायरेक्टर वहां बैठा दो, वो ये देखता रहेगा कि कहीं कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं जो इन अदर शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में हो, तो तुम्हारा एक डायरेक्टर वहां बैठा दो। लेकिन वो सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर बैठाएंगे, यानी इस 15,000 में से भी अब 2 कैटेगरी बनाओ, एक स्मॉल शेयर होल्डर और एक अदर। स्मॉल मतलब जिनके पास 20,000 या उससे कम कैपिटल है, जिसके पास इससे ज्यादा कैपिटल है उनका बेचारों का कुछ नहीं हो रहा। यानी अगर आज मेरे पास 35,000 रुपए की कैपिटल है, किसी कंपनी की जो टोटल शेयर्स मेरे पास में उसका नॉमिनल वैल्यू 35,000 रुपए, तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में, स्मॉल शेयर होल्डर में नहीं आया, हाँ नहीं आए, और मैं इधर भी नहीं आ रहा, तो मेरा कुछ नहीं होगा। अब है जो है एक्ट, ऐसे एक एक आदमी के बारे में नहीं सोच सकते ना, वरना तो कंपनी में डायरेक्टर की लाइन लग जाएगी। तो कंपनीज एक्ट ने बोला जिनके पास मेजॉरिटी कैपिटल है वो तो वैसे ही अपने आप में राजा है। जो अदर शेयर होल्डर्स है उनमें से हम 2 कैटेगरी बनाएंगे, एक जिनके पास नॉमिनल वैल्यू 20,000 या उससे कम के शेयर्स है, और एक ज्यादा। जो कम वाले हैं उसको हमने बोला स्मॉल शेयर होल्डर। एंड स्मॉल शेयर होल्डर्स कैन अपॉइंट, जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा, हम आपको राइट दे रहे। स्मॉल शेयर होल्डर्स कैन अपॉइंट 1 डायरेक्टर्स। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 151 क्या बोलता है? इन केस स्मॉल शेयर होल्डर्स makes an application to company to appoint, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, एक लाइन आपका जो 20,000 से ज्यादा वाले के पास अलग से कोई अलग से राइट नहीं है, 20,000 से ज्यादा वाले का बेचारे का कुछ नहीं हो सकता जब तक कि वो इस मेजॉरिटी में ना आ जाए, तब तक। जैसे मेरे पास 35,000 रुपए की कैपिटल है, अब कंपनी के टोटल कैपिटल कितना है? 500 करोड़ है ना, कंपनी का टोटल कैपिटल 500 करोड़, मेरे पास कितने रुपए के शेयर है? 35,000। अब मैं अगर 35,000 डिवाइडेड बाय 500 करोड़ करूं तो 0.00001 में कहीं पर मैं नजर आऊंगा, 35,000 डिवाइडेड बाय 500 करोड़। अब देखो मैं मेजॉरिटी में भी नहीं आ रहा है ना, और मैं स्मॉल शेयर होल्डर में भी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो डायरेक्टर लेकर आएंगे वही मेरे को मानना पड़ेगा, ये नुकसान है। खैर, सो इन केस, ये लाइन बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इन केस स्मॉल शेयर होल्डर्स मेक्स एन एप्लीकेशन टू कंपनी टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। मैं क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से,
बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी इज बाउंड कंपनी इज बाउंड टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। चॉइस नहीं है कंपनी के पास में। यदि स्मॉल शेयर होल्डर्स, चूंकि उनको हमने राइट दिया है, उनको अपना राइट एक्सरसाइज करना ही नहीं करना, ये उनकी इच्छा है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। लेकिन अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स ने एक एप्लीकेशन कंपनी को दिया कि सर हम तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लाना चाहते हैं, तो कंपनी इज बाउंड टू अपॉइंट। अच्छा, अब मैं यहां पर एक बात और लिखूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इन केस small shareholders do not make any application to company to appoint small shareholder director, ठीक है। तो कंपनी, ध्यान दीजिएगा, may appoint स्मॉल शेयर होल्डर। अब यहां पर क्या लगा दिया, देखो यहां क्या है, बाउंड, यानी कंपनी शैल अपॉइंट, यहां के लिखा है कंपनी में अपॉइंट। क्यों? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लाना है या नहीं लाना, ये किसका राइट था? ये स्मॉल शेयर होल्डर्स का था। अभी वो लोग आगे से बोल ही नहीं रहे। स्मॉल शेयर होल्डर्स को हमने राइट दिया कि आप अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बिठा दो, ठीक है ना, वो तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन लगा ही नहीं रहे सरकार को, कंपनी को, यानी आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में कंपनी में और मे नॉट अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब तो आपने कंपनी को चॉइस दे दी, आपने एप्लीकेशन लगाई नहीं, तो कंपनी अपॉइंट कर भी सकती है और कंपनी अपॉइंट नहीं भी कर सकती। लेकिन अगर आपने कंपनी में एप्लीकेशन लगाया कि हमें तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए हमारा, तो कंपनी विल बी बाउंड to appoint small shareholder director। तो कंपनी will be bound to appoint small shareholder director, चॉइस नहीं रहेगी, ठीक है। एक चीज यहां तक कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब यहां पर ये जो हमने एप्लीकेशन की बात करी, इस एप्लीकेशन पे चर्चा करते हैं। क्लियर, गुड। अब एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन, जैसा हमने कहा कि शैल बी मेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, ये तो कॉमन सी बात है। एप्लीकेशन शैल बी पॉइंट नंबर 1 साइंड बाय, ऐसा नहीं कि एक स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगा दे कि सर मुझे स्मॉल शेयर, नहीं, शैल बी साइंड बाय, दो बातें लिख रहा हूं, 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स और 100 विचएवर इज लोअर। कितनी अच्छी बात है, देखो वो कह रहे कि कम से कम 100 लोग तो साइन करें, और अगर 100 नहीं है तो 1/10। कैसे? दोनों कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए कंपनी के अंदर 900 स्मॉल शेयर होल्डर्स, सिर्फ 900, तो हमने क्या बोला, 900 का 1/10, 90 लोग और 100 लोग, विचएवर इज लोअर, 90 लोग एप्लीकेशन कम से कम साइन होने चाहिए। और अगर कंपनी में मान लीजिए 10,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, तो 10,000 का 1/10 आएगा 1,000, इतने लोगों, नहीं तो उस केस में भी 100। आप समझो, दोनों में से लोअर बोला। यदि आपके मान लीजिए 800 ही शेयर होल्डर है स्मॉल, या 900 स्मॉल शेयर होल्डर है, तो 900 का 1/10 कितना आता है? 90। 900 का 1/10 90, तो 90 लोग साइन कर दे या 100 लोग साइन कर दे, विच एवर इज लोअर, 90 लोगों से काम हो जाएगा। एक 10,000 शेयर होल्डर्स है कंपनी में, स्मॉल शेयर होल्डर्स 10,000 है, तो 10,000 का 1/10 1,000, तो 1,000 नहीं चाहिए, बोले 100। इतने लोग एप्लीकेशन पे साइन करने जरूरी है, उसके बिना कंपनी आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगी। दूसरा, एप्लीकेशन शैल डिस्क्राइब, दो चीजें क्या क्या डिस्क्राइब करनी चाहिए। पहला, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे साइन करा है उनका डिटेल्स में कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें नहीं है। एक तो उनका नाम, ठीक है, एक उनका एड्रेस, एक सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो फोलियो नंबर होता है। फोलियो नंबर क्या होता है बेटा? फोलियो नंबर है
कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हो तो कंपनी आपको जो शेयर अलोकेट करती है, शेयर पे एक नंबर होता है, वो नंबर कहलाता है फोलियो नंबर। अब जैसे आपके पास कंपनी के 100 शेयर है तो कंपनी 100 शेयर नहीं देगी, कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी जिसमें लिखा होगा कि आप 100 शेयर होल्डर के होल्डर है, उस पर एक नंबर होगा। और अगर 100 शेयर अलग अलग भी दे रही है तो सबका फोलियो नंबर सेम रहेगा, क्योंकि फोलियो नंबर शेयर होल्डर वाइज बनता है। अगर आज मेरे पास रिलायंस के एक शेयर है, फोलियो नंबर दे रखा है कंपनी ने मेरे को, मैं रिलायंस के 1000 शेयर लेकर बैठा हूं तो भी मेरा फोलियो नंबर सेम ही रहेगा। ये फोलियो नंबर कंपनी क्यों मांगती है? क्योंकि इसी से पता चलेगा आपके पास कितने शेयर है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा ना कि आप स्मॉल शेयर होल्डर हो या ना हो। मान लीजिए आज कंपनी के अंदर 900 शेयर होल्डर है, तो एप्लीकेशन पर कम से कम कितने लोग साइन करने चाहिए? 110 यानी 90 और 100 विचएवर इज लोअर, तो 90 लोग चाहिए। मान लो 75 लोग ही रेडी हुए एप्लीकेशन पे साइन करने के लिए, 15 लोग कम पड़ रहे हैं। अब जब तक 90 लोग साइन नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं होगी। तो 15 लोग क्या, तो कंपनी के जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है उन्होंने ऐसे बाकी शेयर होल्डर से साइन करा ली। कंपनी बोलती है ऐसे नहीं, आप हमें फोलियो नंबर लिख के दो, किस किसने साइन करा एप्लीकेशन पे, 90 लोग है ना, फोलियो नंबर लिख के दो। कंपनी तुरंत चेक कर लेगी कि इसके पास कितने शेयर है और उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है। अगर नॉमिनल वैल्यू 20,000 या उससे कम हुआ तो ठीक, क्योंकि वो स्मॉल शेयर होल्डर है, वरना कंपनी काउंट ही नहीं करेगी। प्लस डिटेल्स ऑफ नॉमिनी फॉर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। हाथ के हाथ बोले तुम्हारा डायरेक्टर का नाम भी बताओ, किसको भी तुमने एप्लीकेशन लगाया, हमको हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए, ठीक है, तुमने 90 लोगों से साइन भी करवा लिया या जितने भी मिनिमम है उससे साइन करा लिया। हाथ के हाथ तुम एक कैंडिडेचर दो कि किस व्यक्ति को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तुम बनाना चाहते हो। अब हम जैसे ही बात बोलते हैं ना, तो कई बच्चों के मन में क्या आता है कि अच्छा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है तो स्मॉल शेयर होल्डर में से आएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए यहां बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, बेटा ध्यान से सुनना। स्मॉल, जिस व्यक्ति का आप नाम दोगे उसकी पूरी डिटेल, सच, ये एक नोट है एक तरीके से, सच स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, बेटा ध्यान से सुनिएगा, मे और मे नॉट बी अ स्मॉल शेयर होल्डर। मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर हो ये जरूरी नहीं, बट ही मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा ध्यान से सुनना, हम जैसे ही लाइन लिखते ना, कई बच्चों को बड़ा एकदम से झटका लगता है, बोले यार स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है ना, और वो स्मॉल शेयर होल्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है और वो स्मॉल शेयर होल्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बिल्कुल, कारण बताते हैं आपको। आप अपना एक बंदा बोर्ड में भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो आप? जिससे कि वो जाकर आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए तो भेज रहे हो आप कि यार कंपनी में जो डायरेक्टर्स बैठे हैं 12-15, उनको मेजॉरिटी शेयर होल्डर लेकर आए। तो हो सकता है वो जो भी 12-13 लोग हैं बोर्ड में, वो सारे के सारे उन मेजॉरिटी शेयर होल्डर की ही बात सुने, हमारी बात ना सुने। ऐसा हो सकता है कि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर की ही बात सुने, हमारी बात ना सुने, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपने बोला कि नहीं, हमारा एक बंदा वहां जाए, वो बैठे, कल को अगर ये जो बाकी डायरेक्टर्स हैं जिनको की मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स लेकर आए, वो अगर हमारी बात सुनने में कोई गड़बड़ करे तो ये हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए करा ना आपने सारा काम, राइट। अब चूंकि अगर आपने इसलिए करा है, ध्यान दीजिएगा जरा यहां पर, तो आप ऐसे बंदे को भेजो ना जो वहां जाके लड़ तो सके आप लोगों के लिए। आपने किसी को भी उठाकर भेज दिया, वो बंदा अगर बाकी डायरेक्टर से बात नहीं कर पाता, बाकी डायरेक्टर से वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता, तो क्या फायदा मुझे बताओ उसके होने का। तो आपको ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो आप में से ही हो, आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपके लिए लड़ सके। यदि आपको लगता है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स में से ऐसा बंदा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको अपॉइंट कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो आप बाहर से कोई बंदा लेकर आओ, लेकिन ऐसा लाना जो लड़ सके, एक बात। दूसरा, वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर देखिए वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो पता चला वो आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे उसको बैठा दिया, तो वो तो कंपनी की वर्किंग में आ गया। अब वो तो क्या करेगा, बाकियों की तरह जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे वो भी काम करेगा, कोई फायदा नहीं, उसको बैठाने का कोई यूज ही नहीं रहा। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है उसका इंडिपेंडेंट होना बेहद आवश्यक है। वो इंडिपेंडेंट हो ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, बजाय इस बात के कि वो स्मॉल शेयर होल्डर्स में से। हाँ, अगर आपके स्मॉल शेयर होल्डर्स में से ऐसा कोई बंदा है, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। सर अगर एसएसएच हो गए तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? एसएसएच है तो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकता?
स्मॉल शेयर होल्डर है कंपनी, आप ये कह रहे हो कि उसके पास कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, आई थिंक रिलेशन होगा ना, हाँ करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि सर वो इंडिपेंडेंट कैसे होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है स्मॉल शेयर होल्डर्स में, आप जब हम इंडिपेंडेंस वाला क्राइटेरिया पढ़ेंगे, तो अभी तो मैंने नहीं बताया डिटेल के अंदर, क्योंकि अभी हमने पूरा डिटेल नहीं पढ़ा और अभी जरूरत भी नहीं थी। अभी तो हमने आपको क्या बोला था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर हैं तो उस केस में आपके पास ना तो कंपनी के शेयर्स हो ना कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन एक एग्जाम्पशन है, 2% तक शेयर कैपिटल आप रख सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन इसलिए मैंने आपको वाला पॉइंट अभी बताया नहीं था, क्योंकि वो कंडीशंस हमें पढ़नी है। कुछ केसेस में अगर 2% तक आपके पास कैपिटल है तो आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तौर पे बन सकते हो, बट विद सम कंडीशंस। उस केस में स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर बन सकता है, इंडिपेंडेंट बन सकता है, क्योंकि उसके पास 2% से कम कैपिटल होनी चाहिए। नो डाउट, चौथी बार बोल रहा हूं, विद सम कंडीशंस 2% तक शेयर कैपिटल आप होल्ड कर सकते हो, तब वो अलाउड हो जाएगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए भी और स्मॉल शेयर होल्डर बनने के लिए भी। सो दिस इज हाउ वी अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर। लेकिन अभी स्मॉल शेयर होल्डर वाला पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारा डिस्कशन इसके ऊपर हमारा बाकी है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट से। आप कहां से, ये तो ले लिया आप लोगों ने, यहां से लो। ठीक है, अच्छा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कहां लिखे इसको, यही लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं, यहां लिखेंगे। अब कुछ जनरल पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के कुछ जनरल पॉइंट्स। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, एसएस नहीं है, ठीक है, वेट। चलिए बेटा, अब आज के लिए अपन एक बार यही करते हैं, फिर अपन टॉपिक नहीं ले रहे, क्योंकि अगर अपन वो लेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा, इतना टाइम नहीं बचा हमारा, तो इसके आगे कल करेंगे अपन लोग, ठीक है बेटा। चलो पढ़कर आना इसको कल, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछना।